ये मसला मईशत का था। मईशत ज़ाहिर है बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह वो कोविड की वजह से या जिसकी वजह से वो बहरहाल लोग जो थे वो ना खुश थे इकोनॉमिक मैनेजमेंट से कि वही महंगाई हो गई। रिपब्लिकन्स के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का भी इशू था, इमिग्रेशन पे भी उन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया और इकोनॉमी पे भी उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात लगाए कि बाइडन साहब ने जो है इकोनॉमी को बड़ा डैमेज किया है। अबॉर्शन एक अहम इशू रहा यहाँ फ्लोरिडा में भी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वहाँ पर भी बैलेट पर जहाँ आप अपने सदर का इंतखाब करने जा रहे थे, वहीं साथ साथ बैलेट पर ये भी था कि क्या यहाँ की आवाम चाहती है कि अबॉर्शन राइट्स हों या रिप्रोडक्टिव राइट्स हों, उसमें हुकूमत इंटरफेरेंस करे, हाँ या ना में जवाब देना था। लोगों ने इस हक़ में वोट दिए कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, तो वो अमेंडमेंट भी पास नहीं हो सकी। कमला हैरिस ने इस इशू को भी अपनी कैंपेन का एक अहम इशू रखा। मसला जो था वो था इमिग्रेंट्स के मामले पे। ट्रम्प साहब ने वो कमेंट्स भी दिए कि वो आते हैं, लोगों के कुत्ते और बिल्लियाँ वो खा जाते हैं, पालतू जानवर जो हैं उनके उठा के खा जाते हैं। और फिर उसने ये भी कहा कि वो आते हैं तो उसकी वजह से क्राइम बढ़ गया है। उसने ये भी कहा कि उनके आने की वजह से जॉब्स पे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इमिग्रेशन का मसला जो था वो बहुत ही सबसे ज़्यादा रहा। अहम मसला जो था वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करूं तो गज़ा वॉर का रहा, जिसमें यहाँ पर जब मैं मिशिगन और टेक्सास गई और यहाँ पर जब मैंने वोटर से बात की तो बेशतर वोटर्स जो हैं, मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो नाला थे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने इस जंग को ख़त्म करने में, सीज़ फायर करने में अपना किरदार जो है वो उस तरीके से नहीं निभाया जिस तरह से यहाँ के वोटर्स एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन से पहले बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन शायद कोई सीज़ फायर करवा लेगी, लेकिन वो मामला उनसे हैंडल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो मिडल ईस्ट के ऊपर जो सेंटीमेंट था, सिर्फ मुसलमानों का नहीं लेकिन वो एक पूरा सेंटीमेंट था यूथ के अंदर कि वो जो था डेमोक्रेट्स के खिलाफ रहा। ये भी कहते हैं कि जिस तरह के प्रोटेस्ट अमेरिका में स्टूडेंट्स की तरफ से देखने आए गज़ा वॉर के ख़िलाफ़, सीज़ फायर के हक़ में, वो जो है वियतनाम वॉर के बाद शायद अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर वो एहतजाज नहीं देखने में आया। पहले 100 दिनों में तो पूरी कोशिश करेगा कि समहाउ कोई जंगबंदी करवा दे यूक्रेन में या गज़ा में, लबनान में। आई थिंक वो उसकी प्रायोरिटी रहेगी। डू थिंक के some kind of truce and a short term जंगबंदी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में से एक होगी। पोलिंग स्टेशन पे के बाहर अपना कवर करने के लिए खड़ा हुआ था तो एक नौजवान लड़की आई, उसको जो यासिर अरफात वाला स्कार्फ होता है वो पहना हुआ था, तो मैंने ऐसे ही तबसरा कर दिया कि शी मस्ट बी द डेमोक्रेटिक पार्टी वोटर। तो उसने पीछे पलट के मेरी तरफ देखा और बिल्कुल बुलंद आवाज़ में कहा नॉट एट ऑल। तो उससे ये समझें कि वो मैंने पल्स को महसूस किया कि वो जो नौजवान जो था, जो मिडिल ईस्ट की वजह से और पॉलिसी की वजह से नाराज़ था, उसको कैटर नहीं कर सकी डेमोक्रेटिक पार्टी और कमला हैरिस। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कमला हैरिस को मुस्लिम वोटर्स ने उस तरह से वोट नहीं किया। यंग वोटर्स, अभी तक के जो इनिशियल तज्ज़िये सामने आ रहे हैं, यंग वोटर्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया। और तो देखिए, जो वोटर्स ने जो वोट दिया, उनसे जब पूछा गया कि कौन से 3 बड़े इश्यूज़ हैं या किस इशू के लिए, मसले के लिए वोट दे रहे हैं, तो नंबर 1 केम इकोनॉमी 35%, और नंबर 2 केम ये जो अगेन अबॉर्शन, वुमेन राइट्स का जो क्वेश्चन है वो आया। जो इमिग्रेशन का इशू जिनको इतना बढ़ा चढ़ा के लोग पेश कर रहे थे ड्यूरिंग कैंपेन, स्पेशली रिपब्लिकन्स, ओनली 11% पीपल सपोर्टेड सेड के जी वो इस इशू पे वोट कर रहे हैं। और जो फॉरेन वॉर्स, मिडल ईस्ट और यूक्रेन के हवाले से जो बात हो रही थी ड्यूरिंग द कैंपेन, जब लोगों से पता किया गया सर्वे में, तो पता चला कि सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिनके लिए फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ा मैटर करती है। अब ट्रंप के लिए आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अपने रिटोरिक को कैसे वो काम डाउन करे, और जो रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया से, यूरोपियन यूनियन से लेकर कनाडा तक, सबका यही है कि किस किस मुल्क पे ये जो है वो इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़ लगेंगी और फिर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिकन कंज्यूमर पे।